हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स साइड डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 12th। चैप्टर चल रहा है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी और हम आ गए हैं अब साइकोडायनेमिक्स को स्टडी करने के बाद न्यू फ्रॉइडियन अप्रोचेस पर, जिसे आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। ये है पार्ट 5 और 5th पार्ट से पहले के सभी नोट्स आई होप आप लोगों ने रिसीव कर लिए होंगे। और अब इस चैप्टर में हम न्यू फ्रॉइडियन अप्रोचेस, जो कि सिगमंड फ्रॉइड के थॉट्स के आगे की पॉइंट्स हैं, उन्हें आज पढ़ेंगे। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो समझने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो 1 मार्कर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एज अ 1 क्वेश्चन ही आता है और कई बार इसके छोटे छोटे 1 मार्कर भी ये प्रोड्यूस कर देता है। तो चलिए क्लास की क्विकली बिगनिंग करते हैं अब्राहम मैस्लो के इस बेहतरीन थॉट के साथ में, दैट इफ यू प्लान ऑन बीइंग एनीथिंग लेस देन यू आर केपेबल ऑफ बीइंग, यू विल प्रोबेबली बी अनहैप्पी ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ, एंड दैट्स ट्रू। हमें हमारी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी चाहिए, हमें अपने पोटेंशियल का पता होते हुए उसी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर पर्सनालिटी का चल रहा है तो कोट्स आर क्वाइट रिलेटेबल। आज के वीडियो में पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस में जिन पोस्ट फ्रॉइडियंस को या न्यू फ्रॉइडियंस को हम पढ़ेंगे, वो ये नाम है। क्यों कहते हैं इन्हें न्यू फ्रॉइडियंस? क्योंकि इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के साइकोडायनेमिक्स के बाद अपने थॉट्स दिए हैं। उनके काफ़ी सारे थॉट्स को कैरी फॉरवर्ड किया है और बहुत सारे थॉट्स को रिजेक्ट भी किया है अपने अपने तरीके से। तो चलिए एक एक करके इनकी शुरुआत करेंगे। आ जाते हैं सबसे पहले कार्ल युंग पे, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि एम्स एंड एस्पिरेशंस आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये लाइफ में एम्स और एस्पिरेशंस को भी इंपॉर्टेंट मानते थे। मैं यहाँ बताते चलूँ इसको शुरू करने से पहले कि आप सबको एक बात बहुत ध्यान में होगी कि सिगमंड फ्रॉइड की जब हम बात करते हैं तो अनकॉन्शियस की बात करते हैं। उन्होंने अनकॉन्शियस पर इतना एम्फेसिस दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो भी पर्सनैलिटी बनती है हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और हमारे अनकॉन्शियस से बनती है। हमारे सभी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारे अनकॉन्शियस में इकट्ठे होते जाते हैं और वो हमारी पर्सनैलिटी धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। उनके हर एक पॉइंट से तो ये लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन काफ़ी पॉइंट्स को रिलेट करते थे। तो कार्ल युंग ने अपने इस स्टेटमेंट से एम्स एंड एस्पिरेशंस आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इस बात को बताने की कोशिश की है कि नॉट जस्ट अनकॉन्शियस, हम सिर्फ अनकॉन्शियस के ही सहारे इतनी बड़ी पर्सनालिटी ग्रो नहीं करते हैं, देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। और वो अदर थिंग्स उनके लिए ह्यूमन बीइंग को वो एम्स और एस्पिरेशन से गाइडेड मानते थे कि जो हमारे एम्स होंगे, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उससे भी हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी। उस दिशा में हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका इन्फ्लुएंस हम पर आएगा। तो और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। तो कार्ल युंग के इस थॉट को उन्होंने पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच में इसलिए कंसिडर किया क्योंकि उन्होंने आफ्टर सिगमंड फ्रॉइड ये थॉट दिया था और साथ ही उनके भी पॉइंट्स को साथ में लिया था। इसके अलावा ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपकी CUET में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु हैज़ गिवन एनालिटिकल साइकोलॉजी। तो एनालिटिकल साइकोलॉजी को जो बर्थ दिया है कार्ल युंग ने दिया है, और उनके हिसाब से पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ कंपीटिंग फोर्सेज एंड स्ट्रक्चर विद इन द इंडिविजुअल। इनका ये मानना था कि हर पर्सन के अंदर जो कंपीटिंग फोर्सेज होते हैं, अगर वो बैलेंस में नहीं होंगे तो पर्सन अपनी लाइफ में चीज़ों को सही से टैकल नहीं कर पाएगा। मतलब एक एनालाइज करने की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, रादर देन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द डिमांड ऑफ सोसाइटी। मतलब उसकी खुद के इंटरनल में, क्योंकि देखिए अब यहाँ बात हम कर रहे थे ना कि अनकॉन्शियस को या इंटरनल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से तो डिस्कार्ड नहीं किया है, तो यहाँ पे वो इस थॉट को भी साथ में लेते हैं कि पर्सन के अंदर जो भी कंपीटिंग फोर्सेज होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक पर्सन को शेप करने में, न केवल जो हम बाहर की सोसाइटी में देखते हैं सिर्फ वो हमें करते हैं। एक तरीके से जो एनवायरनमेंट हम बाहर देखते हैं, हम कहते हैं ना कि एक जेनेटिक होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, तो यहाँ पे उस एनवायरनमेंट को ये अंदर भी लेकर आए हैं। वो जेनेटिक में काउंट नहीं होगा, वो इंटरनल एनवायरनमेंट है और वो कंपीटिंग फोर्सेज हमारे अंदर वर्क करते हैं। He also stated that the collective unconscious consisting of archetype or primordial images were not individually acquired but are inherited. These are found in myths, dreams and arts of all mankind. जैसे कि गॉड, मदर, अर्थ, सुपर हीरो, ये क्या है मैं आपको पहले समझा दूँ। उन्होंने ये भी कहा जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है हर पर्सन के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी प्रीमॉर्डियल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे आर्केटाइप्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं। ये सब कुछ हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? उस पर्सन के अंदर। उसको ड्रीम्स की फॉर्म में गॉड, मदर, अर्थ, इस तरह से वो पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अब इसका क्या मतलब हुआ? पर्सन के अंदर गॉड या मदर तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि वो एक जनरल चीज़ है जो हर पर्सन के अंदर होती है, तब इसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं। मीन्स एक ह्यूमन के अंदर किसी भी चीज़ को पिक्चराइज करने की कैपेसिटी एक होती है और वो कैपेसिटी हर पर्सन में होती है, उसी को ये कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। In terms of self, he stated that the self strive for unity and oneness, for achieving which a person must become increasingly aware of the wisdom available in one's personal and collective unconscious. इस टर्म को मैं एक्सप्लेन करूँ,
उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जिनके आप नाम देख रहे हैं, कैरन हॉर्नी या कार्ल युंग, एल्फ्रेड एडलर, ये लोग जो हैं इन्होंने अपनी जो भी रिसर्च की है, जो भी थॉट्स दिए हैं वो बहुत बड़े हैं। उस पूरे ओशन में से कुछ पॉइंटर्स उठा के आपके सामने रखे गए हैं। तो हो सकता है आपको ये लगे कि ये बात साइकोडायनामिक से रिलेट नहीं कर रही है, लेकिन हम साइकोडायनामिक वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या अलग थॉट्स दिए, ठीक है। तो उसको इसी, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी इसलिए बना के रखनी है क्योंकि हमें आपको ये भी बताना है कि इन लोगों ने साइकोडायनामिक्स के थॉट्स को पूरी तरीके से खत्म करके अपनी कोई नई थ्योरी नहीं बनाई थी। जो थ्योरी बनाई भी थी उसमें उस चीज़ों को इंक्लूड रखा था, पर वो इंक्लूजन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। आपको वो पॉइंट्स मिल रहे हैं जो उनके मेजर पॉइंट्स हैं। तो बात करते हैं, क्योंकि इनका ये कहना था कि हर पर्सन एम्स और एस्पिरेशन से मोटिवेटेड होता है, तो उसका जो सेल्फ है वो यूनिटी और वननेस के लिए स्ट्राइव करता है। मतलब वो कुछ करना चाहता है लाइफ में और अपने जो भी उसके पास विजडम अवेलेबल है उससे वो अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने में लगा देता है, ठीक। ये पॉइंट इन्होंने दिया था। आते हैं कैरन हॉर्नी की तरफ। कैरन हॉर्नी का ये कहना था, पहली बात तो कैरन हॉर्नी लेडी हैं, ये मैं आपको बता दूं। कैरन हॉर्नी होल्ड्स एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ विद एम्फेसिस ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो आप उसी में पढ़कर आए थे ना, और यहाँ पर ये भी फोकस करती हैं। और ये कहती हैं कि हर पर्सन को अपने आप में एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू लाइफ में रखना चाहिए, ऑप्टिमिज्म इज द की। अब लेकिन उन्होंने फ्रॉइड के ट्रीटमेंट को, जो वुमेन को जो वो ट्रीटमेंट देते थे, इन्फीरियर समझते थे, इस पॉइंट को रेज किया। अब आप जब आपने साइकोडायनामिक्स पढ़ी है तो पूरी बुक में आपके क्लास 12th में कहीं पर भी आपको एक पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि इतने बड़े ओशन में से जो आपको एक ग्लास भर के पानी दिया गया है तो उसमें से सारा कुछ आपको नहीं मिलेगा। मेजर चीज़ें जो समझाई जा सकती हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये एक स्टेटमेंट था फ्रॉइड का कि वो वुमेन को इन्फीरियर मानते थे, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से डिस्कार्ड किया और ये कहा कि हर सेक्स के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हर दूसरे सेक्स को एडमायर करना चाहिए, और कोई भी जो सेक्स है वो सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। शी ऑल्सो एनकाउंटर्ड दैट वीमेन वर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स देन बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इनका ये कहना था कि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो फीमेल होती हैं वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से वीक होती हैं या कम होती हैं, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेडीज़ पर सोशल और कल्चरल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है उनकी वजह से वो थोड़ा सा कम हो सकती हैं, लेकिन अदरवाइज जो है वो फीमेल जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये खुद भी फीमेल थी, ये बहुत सपोर्ट करती थी। शी ऑल्सो स्टेटेड दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर कॉज्ड बाय डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इनका ये भी कहना था कि जब बच्चे को बचपन में अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं मिलता, फैमिली से लव नहीं मिलता, अफेक्शन, केयर, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तब ऐसे बच्चे आगे चल के डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जब उनके होते हैं तो वो आगे चल के डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ईजिली कैच कर लेते हैं। और यही बात ये कहती है कि जब पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों के लिए डिफरेंट होता है तो बच्चों के अंदर एक बेसिक एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। बेसिक एंग्जाइटी जिसे कहते हैं, जिसमें बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर गहराई तक खुद के लिए सेल्फ डाउट, सेल्फ हेट भी क्रिएट हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ ये कहती हैं कैरन हॉर्नी, ये इनके स्टेटमेंट से। आते हैं एल्फ्रेड एडलर की तरफ। एल्फ्रेड एडलर का कहना था लाइफ स्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी अटेनमेंट ऑफ पर्सनल गोल। इनका ये कि देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट अगर आप फोकस करेंगे कि लाइफ स्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट आर सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर किसी भी पर्सन को पर्सनल गोल एक्वायर करने हैं तो उसको अपने लाइफ स्टाइल को और सोशल इंटरेस्ट को इनकरेज करना होगा। इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। इनका नाम, एल्फ्रेड एडलर का नाम इंडिविजुअल साइकोलॉजी से जुड़ा है। ये भी एक 1 मार्कर क्वेश्चन है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड है। हर इंसान कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहता है, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ होती है, उसे पता होता है कि वो करना चाहता है, और हमारे अंदर कुछ भी चूज़ करने की, क्रिएट करने की भी कैपेसिटी होती है। और ये बात हमें पता होती है कि हर पर्सन जो है कुछ ना कुछ चूज़ करना चाहता है लाइफ में, कुछ क्रिएट करना चाहता है, ऐसा वो जानता है। पर्सनल गोल दैट प्रोवाइड अस विद सिक्योरिटी एंड हेल्प अस इन ओवरकमिंग द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी आर द सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। हमारे जो भी ऐसे गोल्स होते हैं जिससे हमें सिक्योरिटी फील हो, जैसे अगर आपको ये लगता है कि मैं एक पर्टिकुलर कोई प्रोफाइल का वर्क सीख लूँ तो उसके बाद मैं पैसे कमा सकता हूँ, तो आपको जब ये लगेगा कि ये गोल मैं सीखने की डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है करने की, आपने उसको चूज़ भी कर लिया, आप उसे करने भी लगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर वही चीज़ सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाएगी। मतलब फीलिंग ओवर कमिंग कर देगी फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी को, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मैंने वेल्थ के केस में एग्जाम्पल इसलिए लिया है
क्योंकि जनरली हम सभी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसीलिए कि लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। एवरी इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड गिल्ट, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विच अराइज फ्रॉम चाइल्डहुड। इन्होंने इसका जो पॉइंट है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी भी पर्सन में उसके चाइल्डहुड से ही अराइज होता है, और उसके भी रीज़न होते हैं कि उसको अपने प्यार उतना नहीं मिला होता है, उसको इतना अफेक्शन केयर नहीं मिलता है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है। यहाँ आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि चाइल्डहुड वाले पॉइंट्स, हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ कर आए हैं साइकोडायनामिक्स में। एरिक फ्रॉम द ह्यूमन कंसर्न्स, इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप करी सोशल ओरिएंटेशन से। ये सोशल वर्ड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे। इनका कहना था कि ह्यूमन बींग जो होते हैं सोशल बींग्स होते हैं, और आप उन्हें कैसे समझेंगे कि ह्यूमन बींग क्या है, उनका दूसरों के साथ जैसा रिलेशनशिप है आप उन्हें वैसा ही समझ पाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स, डेवलप फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस विद देयर इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल और उसके बीच के एक्सपीरियंसेस का इंटरैक्शन ही हमारा ट्रेट होता है। मतलब ट्रेट्स आर हमारी पर्सनैलिटी विद एक्सपीरियंसेस। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि किसी भी पर्सन के अंदर जो ट्रेट डेवलप होते हैं वो उसकी पर्सनैलिटी और उसके एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन होते हैं। और अपने कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती हैं सच एज ग्रोथ फ्रॉम और एक्सपीरियंसेस ऑफ पोटेंशियल, जो हमारे अंदर एक फ्रीडम की डिज़ायर क्रिएट करते हैं। जब हम साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमारे अंदर एक फ्रीडम की डिज़ायर, हमारा माइंड जो मेंटली फ्री रहना चाहता है, हम किसी के थॉट के नीचे नहीं दबना चाहते, हम किसी की बातों को ज़बरदस्ती हाँ में हाँ नहीं करना चाहते, और हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें सही होनी चाहिए। जस्टिस की बात हम करने लगते हैं, विल की बात हम करने लगते हैं, अपनी डिज़ायर्स को सामने रखने की बात करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें कब आती हैं? जब हमारे अंदर साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती हैं, जब हम अपने एक्सपीरियंसेस से ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि पीपल्स डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट्स इन अ गिवन वर्क एज फोर्सेज इन शेपिंग द सोशल प्रोसेस एंड द कल्चर इटसेल्फ। जो भी पर्सन की डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उससे ना केवल वो खुद ग्रो होता है बल्कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है, और ये सच भी है। लास्ट में आते हैं एरिक एरिक्सन की तरफ। एरिक एरिक्सन के फादर का नाम एरिक था, तो उनके बेटे का नाम एरिक एरिक्सन हो गया। ये एरिक जो है उनके फादर हैं, और ये एरिक्सन मतलब ही वाज द सन ऑफ एरिक। खैर, एरिक्सन्स थ्योरी एम्फेसिस ऑन रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एरिक्सन की जो थ्योरी है वो किस चीज़ पे फोर्स करती है कि जो हमारे कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, बट वो रैशनल होने चाहिए। प्रेजेंट में हम जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है, जब हम ये फिल्ट्रेशन कर पाते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप होती है। और डेवलपमेंट जो होता है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वैसे भी तो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ही होता है। एंड ईगो आइडेंटिटी इज ग्रांटेड अ सेंट्रल प्लेस इन दिस प्रोसेस। डेवलपमेंट में जो ईगो होता है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में सेंटर पे रहता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसको मानते हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि आइडेंटिटी क्राइसिस, ध्यान रखिएगा आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? यहाँ पे दिया था एरिक एरिक्सन ने। और ये कहते हैं कि एट द एडोलेसेंट एज टेक्स प्लेस, young people must generate for themselves a central perspective and a direction that can give them a meaningful sense of unity and purpose। मतलब कि जब भी पर्सन की जो एडोलेसेंट की एज जब जैसे बढ़ती है तो आइडेंटिटी क्राइसिस का टाइम आता है। अब इसको मैं रिलेट करूँगी, जो बच्चे टीन एज में होते हैं उनके अंदर जब वो पढ़ाई करके आगे बढ़ने लगते हैं, 12th की तरफ आते हैं, या फिर मैं ये कहूँगी कि वो जो पीरियड होता है उनका टीन एज वाला, इस फेज़ में उन्हें ये लगने लगता है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस ज़रूर एक बार हिट करता है सभी बच्चों को इस टीनेज के फेज़ में। जब बच्चों को ये डाउट होने लगता है कि हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, कोई काउंसलिंग करने वाला प्रॉपर मिले ना मिले, जिनको मिलता है उनके लिए चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के साथ में ये चीज़ देखने को मिलती है कि उनको डाउट्स रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो अपनी आइडेंटिटी को लेके एक क्राइसिस टाइप का फीलिंग होती है जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया गया था। लेकिन अगर इस टाइम पर बच्चों को सही डायरेक्शन मिले, सही गाइडेंस मिले और वो उनके गोल्स क्लियर हों, उनका पाथवे क्लियर हो, तो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। साइकोडायनामिक थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में भी बात करेंगे कि केस स्टडीज़ पर बेस्ड थी ये थ्योरी, तो यहाँ पे रिगोरियस साइंटिफिक बेसिस की लैकिंग थी, कमी थी, मतलब साइंटिफिक अप्रोचेस नहीं यूज़ हुई हैं। अगर आप देखें तो जो हमें सिगमंड फ्रॉइड ने बताया वैसा वैसा हम मानते चले गए। हालांकि चीज़ें रिलेटेबल लगती हैं लेकिन जो उसका बेस है वो केस स्टडीज़ ही है। दे यूज स्मॉल एंड अ टिपिकल इंडिविजुअल एज सैम्पल फॉर एडवांसिंग जनरलाइजेशन। जब साइकोडायनामिक थ्योरी जो है वो एक किसी इंडिविजुअल को ही ले लिया है सैम्पल में, क्योंकि केस स्टडी है ना तो वो पर्टिकुलर हो जाती है, लार्ज ग्रुप पर हुई नहीं है।
ये भी इसका ड्रॉबैक है। कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है और उनको साइंटिफिक टेस्टिंग आप कर ही नहीं सकते, मतलब आप चाहे भी हम इसको साइंटिफिकली प्रूव कर लें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक टेस्टिंग में लैक करते हैं। और इन्होंने जो मेल्स को एज अ प्रोटोटाइप बनाया है ह्यूमन पर्सनैलिटी का और फीमेल्स को ओवरलुक किया है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसे बाद में कैरन हॉर्नी ने उठाया भी था। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ये जो नोट्स हैं ये पूरा एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, वन लॉन्ग क्वेश्चन ऑन न्यू फ्रॉइडियन अप्रोचेज। तो जो ये पॉइंटर्स हैं आपको इसी तरह से लिखने हैं, आप एक बार रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, याद भी हो जाएंगे। आपको याद रखने ज़रूरी हैं क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स आपने देखा होगा, जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, एनालिटिकल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, तो ये सब टर्म्स आती रहती है, तो ध्यान में रखनी है। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर द क्लास। अब हम आगे बढ़ेंगे, बिहेवियरल एंड कल्चरल अप्रोच की तरफ हम चलेंगे और उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, फीडबैक जरूर दीजिएगा एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।